वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फाइनल ट्रम प्रिपरेशन। ये फाइनल ट्रम की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 603 के फाइनल ट्रम की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 19 से लेकर 30 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले है टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज़, इनको समझते हैं। और स्ट्रेटजीज़ जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इनको ऑपरेट किया जाता है मल्टीपल लेवल्स के ऊपर। हर स्ट्रेटजी सर्व करती है डिस्टिंक्ट पर्पस, उसका अपना एक पर्पस होता है। मुख्तलिफ पर्पसेस जो है वो सर्व करती हैं मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़। अब जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है जो सबसे ऊपर होती है, ये डिफाइन करती है ओवरऑल स्कोप और जो डायरेक्शन होती है ऑर्गेनाइजेशन की, और इसका फोकस होता है ऐसे डिसीजंस के ऊपर जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन हो गए मुख्तलिफ जगहों पर, यानी कि डाइवर्सिफाई करना है इन्वेस्टमेंट को, और मर्जर्स हो गए, एक्विजिशन हो गए, रिसोर्स की एलोकेशन हो गई कि बिज़नेस यूनिट्स में कौन कौन से रिसोर्स कहाँ पर एलोकेट किए जाएंगे। और एग्जाम्पल अगर हम लें तो जैसे कि एक कॉन्ग्लोमेरेट है, तो वहाँ पर एम्प्लॉई किया जाता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज़, ताकि मैनेज करे उसका डाइवर्स जो पोर्टफोलियो ऑफ बिज़नेस है कि मुख्तलिफ जो बिजनेसेस हैं उसके उनको मैनेज करना। और बिज़नेस लेवल जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो इससे नीचे आ जाती है। सबसे ऊपर कॉर्पोरेट है तो फिर बिज़नेस लेवल स्ट्रेटजी आती है। वहाँ पर ये होता है कि कैसे स्पेसिफिक बिज़नेस यूनिट जो है वो कॉम्पीट करता है इंडस्ट्री के अंदर। और इसमें शामिल है कॉम्पिटिटिव अप्रोच, जैसे कि कॉस्ट लीडरशिप होना। इसके अलावा डिफ्रेंसीशन, कुछ मुख्तलिफ और जो फोकस स्ट्रेटजीज़ हैं। और फिर उससे नीचे हम देखें तो फंक्शनल स्ट्रेटजीज़ आ जाती हैं जो कि गाइड करती है स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। अब ये एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के बारे में, और फंक्शनल जो एरियाज़ होते हैं जैसे कि मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया या ऑपरेशंस हो गया, और ताकि उनको अलाइन रखा जाए इनकी एक्टिविटीज़ को ब्रॉडर बिजनेस ऑब्जेक्टिव, यानी कि जितने भी फाइनेंशियल फंक्शनल डिपार्टमेंट होते हैं ये बिज़नेस के जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके मुताबिक काम करें। ऐसा ना हो कि डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं इनका काम अलग हो जाए, बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव से हट के होने लग जाए। और ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज़ जो है ये जो है मोस्ट ग्रैनुलर हैं, ये इसमें डे टू डे प्रोसेस की बात होती है और एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स की, और ये तमाम जो है वो एक साथ इंश्योर करती हैं कि कोहेरेंस रहे, मैंने कि ये एक दूसरे के साथ हट के ना हो मामला। जो लॉन्ग टर्म विजन है और जो शॉर्ट टर्म एग्जीक्यूशन है, वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिल के चलें, ना कि लॉन्ग टर्म विजन कुछ और है और शॉर्ट टर्म जो एग्जीक्यूशन है वो कुछ और हो रही है, तो ये चीज़ ना हो। ना द ग्रोथ स्टेबिलिटी एंड रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। सो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अडॉप्ट करती है बहुत सी स्ट्रेटजीज़ ताकि पॉस्चर कर सके, जो डिपेंडिंग करना है मार्केट कंडीशंस और इंटरनल कैपेबिलिटीज़ के ऊपर। और ग्रोथ स्ट्रेटजीज़ जो होती हैं इनका जो एम है, जो इनका मकसद होता है वो क्या होता है कि एक तो एक्सपेंड की तरफ करें ऑपरेशंस को, इसी से ही ग्रोथ होगी, या फिर इंक्रीज़ करें मार्केट शेयर, मार्केट का जो शेयर है उसको हासिल किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि एक प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर उसके बन सकें, नए कंज्यूमर कन्वर्ट हो सकें, या फिर नई मार्केट में जाया जाए, ये भी हो सकता है। कॉमन अप्रोचेस जो इसमें इस्तेमाल की जाती है उसमें एक तो मार्केट पेनिट्रेशन होती है, मार्केट पेनिट्रेशन में प्राइस कम किए जाते हैं फिर बाद में बढ़ाए जाते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है, प्रोडक्ट में कुछ नया लेकर आ रहे हैं, या फिर मार्केट डेवलपमेंट है, नई मार्केट की तरफ जा रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकती है कि एक नई प्रोडक्ट नई मार्केट की तरफ लेकर जाएँ, ये भी हो सकता है। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो कि इनका फोकस होता है करंट परफॉर्मेंस लेवल के ऊपर, जब चूज़ किया जाता है फोकस होता है मेंटेन करने के ऊपर करंट परफॉर्मेंस लेवल्स अक्सर चूज़ किया जाता है जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो प्रेडिक्टेबल है और फर्म जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। और ये अप्रोच मिनिमाइज़ करती है रिस्क और एम्फेसाइज करती है जो इंक्रीमेंटल किस्म की इम्प्रूवमेंट होती है। इसके बाद आती है फिर रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज़। अब इसमें जो है वो रिड्यूस किया जाता है ऑपरेशंस को ताकि बहाल की जाए जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको। और अक्सर इसमें क्या होता है, ये सब किया जाता है डाइवर्स टीचर के ज़रिए, डाउन साइजिंग या लिक्विडेशन वगैरह के ज़रिए। सो स्ट्रेटजिक डिसीजन की इम्प्लीकेशन की हम बात करें, मैनेजर्स को लाजमी तौर पे असेस करना चाहिए, देखना चाहिए एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ और जो थ्रेट्स होते हैं, साथ में जो भी इंटरनल स्ट्रेंथ है ऑर्गेनाइजेशन की और जो भी वीकनेसेस भी हैं वो भी, ताकि सेलेक्ट किया जाए सबसे बेहतर जो पॉस्चर है, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो पॉस्चर है उसको। नाउ द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड ऑफ फोकस। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज़ जो है वो इस बात को डिटरमाइन करती है कि कैसे फर्म जो है वो पोजीशन करती है ख़ुद को इंडस्ट्री के अंदर।
जिस इंडस्ट्री में भी वो है, ताकि अचीव करे सुपीरियर परफॉर्मेंस। और जो माइकल पॉटर्स का फ्रेमवर्क है वो आइडेंटिफाई करता है 3 जो जेनरिक स्ट्रेटजीज़ हैं, जैसे कि कॉस्ट लीडरशिप हो गई, इसके अलावा डिफ्रेंसीशन और फोकस। अब कॉस्ट लीडरशिप की हम बात करते हैं तो इसमें एम्फेसाइज किया जाता है एफिशिएंसी के ऊपर भी और स्केल के ऊपर, ताकि प्रोडक्ट किया जाए ऑफ़र किया जाए प्रोडक्ट्स लोएस्ट पॉसिबल प्राइस पे, क्योंकि ये एफिशिएंसी के ज़रिए ही पॉसिबल है। और डिफ्रेंसीशन की तरफ अगर हम जाते हैं, इसमें फोकस होता है यूनिक प्रोडक्ट बनाने के ऊपर, ऐसी प्रोडक्ट जो बाकियों से बिल्कुल अलग है, या फिर सर्विस। और जब ये बिल्कुल यूनिक किस्म की कोई प्रोडक्ट होगी तो फिर प्रीमियम प्राइस भी चार्ज किए जा सकते हैं, ज़्यादा प्राइस उसके चार्ज किए जा सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बाकियों से कुछ अलग है, कुछ ऐसा है जो बाकी प्रोडक्ट में नहीं है। फोकस स्ट्रेटजी की हम बात करें तो इसमें टारगेट किया जाता है निश मार्केट को, या तो कॉस्ट फोकस के ज़रिए या फिर डिफ्रेंसीशन फोकस के ज़रिए, और कैटर किया जाता है स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट्स और उनकी टेलर्ड ऑफरिंग के साथ, उन यानी कि एक ऑर्डर पे चीज़ें बनाना, यानी कि जैसे हम कहते हैं। सो स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट इंपॉर्टेंस, स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट की इंपॉर्टेंस है। मिस अलाइनमेंट या फिर इस तरह अटैम्प्ट करना कि परस्यू करें मल्टीपल स्ट्रेटजीज एक साथ, उससे स्ट्रेटजिक फेलियर भी आ सकता है, जो कि जाना जाता है स्टक इन द मिडल के तौर पर भी। नाउ दी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क, अब इसको देखते हैं, इसकी डिटेल्स को देखते हैं। सो स्ट्रेटजीज, स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, इनपुट मैचिंग एंड डिसीजन। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि स्ट्रक्चर अप्रोच इफेक्टिव स्ट्रेटजीज बनाने में, और टिपिकली तौर पर इसमें 3 स्टेजेस हैं इनपुट मैचिंग और डिसीजंस का। इनपुट स्टेज में एसेंशियल डेटा को हासिल किया जाता है, और वो कुछ इस तरीके से होता है, कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि EFE हो गया, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर इवेल्यूशन मैट्रिक्स हो गया, इंटरनल फैक्टर इवेल्यूशन मैट्रिक्स हो गया IFE, यानी कि CPM हो गया, कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स। ये तीनों मैट्रिक्स हो गए, और ये टूल जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी। इसके बाद फिर मैचिंग स्टेज जो है वो आ जाती है। यहाँ पे अलाइन किया जाता है इंटरनल कैपेबिलिटीज़, जो भी इंटरनल स्ट्रेंथ होती हैं एक्सटर्नल कंडीशंस के साथ यूज़ करते हुए मैट्रिसेस, जैसे कि टाउस मैट्रिक्स हो गया, स्पेस हो गया, BCG और IE मैट्रिसेस, ये तमाम हो गए, जो कि इंश्योर करते हैं कि प्रोपोज स्ट्रेटजीज जो है वो लेवरेज करती हैं स्ट्रेंथ्स, एक्सप्लॉइट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़, जबकि मिटिगेट किया जाता है रिस्क को। और फाइनली डिसीजन स्टेज जो है एम्प्लॉय करता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जैसे कि क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स QSPM, ताकि प्रायोरिटाइज किया जाए अल्टरनेटिव्स को जो कि बेस करता है अट्रैक्टिवनेस स्कोर के ऊपर। सो जो सिस्टमेटिक का प्रोसेस है वो रिड्यूस करता है बाइस और बढ़ाता है स्ट्रेटेजिक रिगर। सो इस फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए ऑर्गेनाइजेशन जो वो कर सकती है इन्फॉर्म्ड डेटा ड्रिवन डिसीजन, जो कि अलाइन होता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के साथ। नाउ द टाउस मैट्रिक्स। सो कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ टाउस मैट्रिक्स। टाउस मैट्रिक्स एक एक्सटेंशन है सॉर्ट एनालिसिस का, और इसको डिज़ाइन किया गया जनरेट करने के लिए स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस सिस्टमेटिकली तौर पे मैच करते हुए इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों को। और इसके अंदर 4 स्ट्रेटेजिक क्वाड्रेंट हमें दिखाई देते हैं। SO यानी कि स्ट्रेंथ वीकनेस, WO वीकनेस अपॉर्चुनिटी, ST स्ट्रेंथ थ्रेट, और WT वीकनेस थ्रेट। SO को अगर हम देखें, एसओ स्ट्रेटजीज़ में लेवरेज किया जाता है इंटरनल स्ट्रेंथ को, ताकि कैपिटलाइज करें एक्सटर्नल जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको। और जैसे कि एक टेक फर्म यूज़ कर रही है अपना R&D कैपेबिलिटी, ताकि एक्सप्लॉइट करे वो एमर्जिंग मार्केट्स को। WO स्ट्रेटजीज़ अगर हम देखें, इनका एम होता है कि मुकाबला किया जाए वीकनेसेस को, लेकिन साथ में एडवांटेज लिया जाए अपॉर्चुनिटीज़ का। जैसे कि एक कंपनी जो कि इन्वेस्ट कर रही है एम्प्लॉय ट्रेनिंग सेंटर, एम्प्लॉय ट्रेनिंग के अंदर, ताकि इंटर हो सके ग्रोइंग इंडस्ट्री में। ST स्ट्रेटजीज़ यूज़ करती स्ट्रेंथ, ताकि थ्रेट्स का मुकाबला किया जा सके। स्ट्रेंथ और थ्रेट्स यानी कि इसमें होता है, तो स्ट्रेंथ का यूज़ करते हुए थ्रेट का मुकाबला किया जाता है, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड जो है मुकाबला करती है कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स का। और WT स्ट्रेटजीज़ होती है जहाँ पे थ्रेट और जो है वो वीकनेस दोनों को देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, ऐसी स्ट्रेटजीज़ यूज़ की जाती हैं। इसमें होता है कि एक तो वीकनेस को मिनिमाइज़ किया जाए और थ्रेट से बचा जाए, तो इसलिए डिफेंसिव रहते हैं
मिनिमाइज करते हैं वीकनेसेस को, थ्रेट से बचते हैं, और इसमें रिट्रेंचमेंट या डाइवर्सिटीचर की तरफ भी जाया जाता है। सो जो टाउस मैट्रिक्स है ये इनकरेज करता है प्रोएक्टिव किस्म की थिंकिंग को, यानी कि पहले से ही सोच लें। प्रोएक्टिव हो, रिएक्टिव तो ये कि एक चीज़ हो रही है उसके बात कर रहे हैं, लेकिन प्रोएक्टिव ये कि हम पहले से ही सोचें कि हमने ये हो सकता है तो हमने पहले ही इसके कैसे मुकाबला करना है। और इसमें लिंक किया जाता है एनालिसिस जो है एक्शनेबल स्ट्रेटजीज़ के साथ। सो एक रिटेल चेन जो कि फेस कर रहा है ऑनलाइन कंपटीशन, वो डेवलप कर सकता है एसओ स्ट्रेटजी इन्हांस करते हुए उसका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। सो नाउ दी स्पेस मैट्रिक्स। सो डायमेंशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेस मैट्रिक्स। स्ट्रेटेजिक पोजीशन और जो स्पेस एक्शन इवेल्यूशन मैट्रिक्स है, इनके स्पेस ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो डिटरमाइन करें उनके स्ट्रेटेजिक का पॉस्चर एनालाइज करते हुए 4 डायमेंशंस। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हो गई, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया, इंडस्ट्री स्ट्रेंथ और एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी हो गई। हर डायमेंशन जो उसको रेट किया जाता है कि स्केल के ऊपर, और कंबाइन किया जाता है स्कोर्स को, ताकि प्लॉट किया जाए फर्म की पोजीशन किसी एक क्वाड्रेंट में। सो स्ट्रैटेजी एग्रेसिव, कंजर्वेटिव, डिफेंसिव और कॉम्पिटिटिव। एग्रेसिव पॉस्चर जो होता है उसमें अगर हम देखें तो वो ये बताता है कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल और इंडस्ट्री पोजीशन फेवर करती है ग्रोथ स्ट्रेटजीज जैसे कि मार्केट एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन। और एक कंजर्वेटिव स्टैंस इंडिकेट करता है स्टेबिलिटी लेकिन जो लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल होती है। और रेकमेंड कर रहा होता है स्ट्रेटजीज जैसे कि मार्केट पेनिट्रेशन हो गई, यानी कि पेनिट्रेशन में होता क्या है कि प्राइस पहले कम रखे जाते हैं फिर बाद में बढ़ाए जाते हैं, या फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट यानी कि प्रोडक्ट में कुछ नया। और डिफेंसिव पोजीशंस आती हैं जब फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और इंडस्ट्री कनेक्शन जो है वो लिक्विडेशन वीक होते हैं। सो कॉम्पिटिटिव पोजीशन रिफ्लेक्ट करती है मॉडरेट स्ट्रेंथ और एनकरेज करती स्ट्रेटजीज जैसे कि जॉइंट वेंचर हो गया या फिर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हो गई। सो नाउ दी बीसीजी एंड आईई मैट्रिसेस। बीसीजी जो कि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का मैट्रिक्स है। ये एक पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल है जो कैटेगराइज करता है बिजनेस यूनिट्स या प्रोडक्ट्स, जो कि बेस करता है मार्केट ग्रोथ रेट या फिर और रिलेवेंट मार्केट शेयर, यानी कि दो चीज़ों के मुताबिक प्रोडक्ट को या बिजनेसेस को यहाँ पर रखा जाता है कि मार्केट ग्रोथ रेट उसका कितना है और रिलेटिव मार्केट शेयर कितना है। और 4 तरीक़ों से फिर प्रोडक्ट को यहाँ पर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले जो है वो स्टार है। स्टार के अंदर कोई बिजनेस या कोई प्रोडक्ट होता है तो दोनों चीज़ उसकी हाई होती हैं, ग्रोथ भी और उसका मार्केट शेयर भी, रिलेटिव मार्केट शेयर भी हाई होता है। उसके बाद फिर कैश काउ आती है, और ये कैश काउ कैश ही प्रोवाइड करती है क्योंकि इसमें ग्रोथ तो कम होती है, ग्रोथ नहीं होती, लेकिन हाई मार्केट शेयर है, यानी कि ग्रोथ रुकी हुई है लेकिन ऑलरेडी इसका मार्केट शेयर बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए इसको कैश काउ कहते हैं कि इससे एक वक्त तक पैसा आता रहता है, लेकिन उसके बाद फिर एक ऐसा वक्त भी आ सकता है कि इससे पैसा आना बंद हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। इससे ये होता है कि जितना पैसा आ जाए उतना पैसा इससे हासिल करके उस पैसे को फिर कहीं और लगाया जा सकता है और लगाना चाहिए। फिर क्वेश्चन मार्क आता है कि ऐसी प्रोडक्ट या ऐसा बिजनेस जिसकी ग्रोथ तो बहुत हो रही है लेकिन उसका मार्केट शेयर जो है वो लो है। ग्रोथ हो रही है लेकिन मार्केट शेयर तब भी लो है ग्रोथ होने के बावजूद, तो ये एक सवालिया निशान होता है उस प्रोडक्ट के ऊपर। और फिर एक ऐसी प्रोडक्ट या ऐसा बिजनेस होता है जिसको डॉग की कैटेगरी में डाला जाता है, यानी कि ना तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा है ना उसका शेयर ज़्यादा है, दोनों ही चीज़ें उसकी कम होती है। ऐसी प्रोडक्ट या बिजनेस अगर इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो उसको इम्प्रूव किया जाएगा, अदरवाइज़ उसको ख़त्म भी किया जा सकता है, उसको बंद भी किया जा सकता है। सो स्टार रिक्वायर करता है अब अगर हम देखें डिटेल में तो स्टार के अंदर रिक्वायर होती है सिग्निफिकेंट किस्म की इन्वेस्टमेंट मेंटेन करने के लिए लीडरशिप, जबकि कैश काउ जनरेट करती है स्टेडी कैश फ्लो बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ। क्वेश्चन मार्क जो है वो सामने रखता है स्ट्रेटजिक डायलेमा, जो कि ज़रूरी होता है इसको केयरफुल एवेल्यूशन की, एग्जामिनेशन की पोटेंशियल ग्रोथ या डाइवर्सिटीचर के लिए। और डॉग टिपिकली तौर पे अंडर परफॉर्म होते हैं और ये इनको डिसकंटिन्यूशन भी किया जा सकता है, डिसकंटिन्यू भी किया जा सकता है क्योंकि ये अंडर परफॉर्मिंग किस्म की वो होती है कोई प्रोडक्ट या बिजनेस वगैरह। सो एक डाइवर्सिफाइड जो कंपनी होती है वहाँ पर कैश काउ जो है चलता हुआ डिटर्जेंट जो एक कैश काउ हो सकता है वहाँ पर, जबकि इमर्जिंग प्रोडक्ट जो है फास्ट ग्रोइंग मार्केट में स्टार्स हो सकती हैं।
अब जो BCG मैट्रिक्स है ये मदद करता है रिसोर्स एलोकेशन में हाईलाइट करते हुए कि कौन से यूनिट में इन्वेस्ट किया जाए, मेंटेनेंस हो या उसमें डी इन्वेस्ट किया जाए, ये तमाम चीज़ें होती हैं। सो इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स, सो ये जो ई मैट्रिक्स है इंटरनल एक्सटर्नल, ये एवेल्यूएट करता है, एग्जामिन करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के डिविजन्स जो कि बेस करता है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर और यूज़ किया जाता है स्कोर इंटरनल फैक्टर इवेल्यूशन से और जो एक्सटर्नल फैक्टर इवेल्यूशन मैट्रिक्स है। और इसके अंदर 9 सेल्स होते हैं, इनको ग्रुप किया जाता है 3 रीजन्स के अंदर, ग्रो एंड बिल्ड, होल्ड एंड मेंटेन, और इसके अलावा हार्वेस्ट और डाइवेस्ट। डिविजन जो होते हैं हाई IFE और EFE के साथ जो स्कोर्स है वो फॉल करता है ग्रो और बिल्ड कैटेगरी में, जो कि बता रहा होता है स्ट्रेटजीज़ जैसे कि मार्केट पेनिट्रेशन या प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और मॉडरेट स्कोर इंडिकेट करता है होल्ड और मेंटेन और रेकमेंड करता है स्टेबिलिटी ओरिएंटेड स्ट्रेटजी, जबकि लो स्कोर पॉइंट करता है कि हार्वेस्ट करें या डाइवेस्ट करें और सिग्नल देता है ज़रूरत का रिट्रेंचमेंट या लिक्विडेशन का। सो IE मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है एक नुआंस्ड व्यू जो है स्ट्रेटजिक प्रायोरिटीज़ का बहुत से जो मल्टीपल जो बिजनेस यूनिट्स हैं उनके ऊपर, और इनेबल करता है बैलेंस रिसोर्स एलोकेशन और जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन है। नाउ द ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स एंड QSPM। सो ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स क्वाड्रेंट अगर हम देखें, सो ये कैटेगराइज करता है फर्म को 4 क्वाड्रेंट्स के ऊपर अंदर, जो कि बेस करता है मार्केट ग्रोथ और कॉम्पिटिटिव पोजीशन में। क्वाड्रेंट 1 में फर्म जो है वो इन्जॉय करती है स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजीशन रैपिडली ग्रोइंग मार्केट में, और फेवर किया जाता है स्ट्रेटजीज जैसे कि मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन। क्वाड्रेंट 2 में फर्म के पास वीक पोजीशन होती है ग्रोइंग मार्केट्स में और रिक्वायर कर रहा होता है स्ट्रेटजीज जैसे कि मार्केट पेनिट्रेशन या हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन ताकि इंप्रूव किया जाए कॉम्पिटिटिवनेस। क्वाड्रेंट 3 जो है फर्म्स का ऑपरेट होता है स्लो ग्रोथ मार्केट में वीक पोजीशंस के साथ, और अक्सर ये ज़रूरी बनाता है रिट्रेंचमेंट या डाइवर्सिटीचर को। और जो क्वाड्रेंट 4 है उसमें फर्म्स जो है वो होल्ड करती है स्ट्रॉन्ग पोजीशन स्लो ग्रोथ मार्केट्स में, और स्ट्रेटजीज बताती हैं जैसे कि सजेस्ट करती है जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन या फिर जॉइंट वेंचर। नाउ द क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स यानी कि QSPM, ये एक स्ट्रेटेजिक ये एक डिसीजन मेकिंग टूल है जो कि एवेल्यूएट करता है, एग्जामिन करता है अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज जो कि बेस करती है उनकी रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस के ऊपर, और यूज़ करता है इनपुट जो है अर्लियर एनालिसिस से जैसे कि EFE और IFE मैट्रिसेस असाइन कर रहा होता है वेट्स जो है क्रिटिकल फैक्टर्स को रेट किया जा रहा होता है हर स्ट्रेटजी को इन फैक्टर्स के मुकाबले में, और जो रिजल्टिंग टोटल अट्रैक्टिवनेस स्कोर होता है वो इंडिकेट करता है, इस बात को बताता है कि कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो फेवरेबल है। सो जो स्ट्रेटजी होती है हाईएस्ट स्कोर के साथ बहुत सूटेबल होती है। सो QSPM जो है वो बढ़ाता है ऑब्जेक्टिविटी क्वांटिफाई करते हुए क्वालिटेटिव जजमेंट रिड्यूस करते हुए बाइस जो है स्ट्रेटेजिक सिलेक्शन में, जबकि इसकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है क्वालिटी के ऊपर इनपुट डेटा की और जो मैनेजरियल जजमेंट होती है। सो सिस्टमेटिकली तौर पे कंपेयर करते हुए अल्टरनेटिव्स QSPM इंश्योर करता है कि चूजन स्ट्रेटजीज जो है वो अलाइन हो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ्स के साथ, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ और जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।